हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विज्ञान तक। फ्रेंड्स, यह क्लास 12 के बायोलॉजी का कोर्स चल रहा है और आज मैं अध्याय 6 अर्थात वंशागति का आणविक आधार यानी मोलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस बताने जा रहा हूँ। फ्रेंड्स, मैंने इस चैप्टर के 5 वीडियो पहले ही बना दिए हैं, जिसमें मैंने जेड डीएनए, बी डीएनए में अंतर, अनुवांशिक पदार्थ की खोज, डीएनए का मॉडल, ये सारा कुछ बताया है। इन 5 वीडियो का लिंक ऊपर आपको यहाँ आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से जा करके आप उन सभी वीडियो को देख सकते हैं ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो सके। इस वीडियो में मैं आपको आरएनए संसार यानी आरएनए वर्ल्ड बताने वाला हूँ। इसमें आप जानेंगे आरएनए क्या होता है, उसके कौन कौन से टाइप होते हैं। वास्तव में यहाँ पे आरएनए वर्ल्ड लिखने का मतलब है कि हम जानेंगे आरएनए का पूरा डिटेल्स, आरएनए क्या होते हैं, क्या करते हैं और कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, कौन कौन से होते हैं, ये सारा कुछ। ठीक है, इससे पहले मैं आपसे अवश्य कहूंगा, अगर आपने डीएनए वाला वीडियो नहीं देखा है, उसका लिंक यहाँ पे मिलेगा, तो आप उसको देख लीजिए ताकि इस वीडियो को समझना आपके लिए आसान होगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। ठीक है, आरएनए शुरू करते हैं सबसे पहले फुल फॉर्म से। तो आपको पता होगा आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसके पहले मैंने आपको बताया था डीएनए। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। थोड़ा सा मैं आपको याद करा दूं, डीएनए किन चीजों से मिलकर के बना होता है। तो डीएनए क्या बना होता है, कई सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है, यानी पॉलीन्यूक्लियोटाइड से मिलकर के बना होता है। किस चीज से, तो डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड से मिलकर के बना होता है। न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। तो डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड से मिलकर के बना होता है, यानी पॉलीन्यूक्लियोटाइड का श्रृंखला होता है। और पॉलीन्यूक्लियोटाइड किससे मिलकर के बना होता है, तो यह मिलकर बना होता है राइबोस शर्करा, राइबोस शर्करा, राइबोस शर्करा होता है। इसके अलावा इसमें नाइट्रोजन के क्षार होते हैं। और वे क्षार कौन से होते हैं, तो देखिए इसके होते हैं नाइट्रोजनी क्षार कहते हैं, नाइट्रोजन के क्षार हैं, इसलिए उसे हम कहते हैं नाइट्रोजनी क्षार। और ये जो नाइट्रोजनी क्षार होते हैं वो 4 तरह के होते हैं। ठीक है, 4 तरह के कौन कौन से, तो मैंने आपको बताया था एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन। ठीक है, ये चारों क्षार होते हैं। यानी ध्यान रखिएगा, डीएनए एक लंबी श्रृंखला होती है और इसकी बनावट कैसी होती है, तो डबल हेलिक्स वाली संरचना होती है, यानी इसमें डबल स्ट्रैंड होता है, यानी 2 धागे होते हैं। और इधर ये सभी जो एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन है वो हाइड्रोजन बंधों से बंधे हुए रहते हैं। ठीक है, ये सभी एक जैसा होता है, तो ये सभी हाइड्रोजन बंधों से बंधे हुए होते हैं ऐसे। तो ये डीएनए था। अब जानते हैं आरएनए के बारे में। ठीक है, तो देखिए सेम चीज था, डीएनए का मतलब हो गया डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और इसका होगा आरएनए का हो गया राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, आरएनए ध्यान रखिएगा कि पहला अनुवांशिक पदार्थ था। क्या था, याद रखिएगा कि डीएनए क्या है, पहला अनुवांशिक पदार्थ। ठीक है, तो पहला अनुवांशिक पदार्थ कौन सा था, आरएनए। ध्यान रखिए, पहला अनुवांशिक पदार्थ कौन सा था, आरएनए। और आरएनए से ही डीएनए का निर्माण हुआ है, ये भी जान लीजिए। अब पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि डीएनए ही अनुवांशिक पदार्थ है, यानी आज के समय में हम लोग मानते हैं कि डीएनए अनुवांशिक पदार्थ है। तो लेकिन आखिर पहले ऐसा क्या था कि पहले आरएनए अनुवांशिक पदार्थ था और अब डीएनए अनुवांशिक पदार्थ है, ऐसा क्या चेंज हो गया, आखिर क्या बदलाव आया है। तो देखिए, ये तो याद रखिए कि पहला अनुवांशिक पदार्थ आरएनए था। और अभी भी कुछ वायरस में ठीक है, कुछ वायरस होते हैं, वायरस है या तंबाकू मोजेक वायरस है उनमें, या ये रियो वायरस होता है, रियो वायरस। ठीक है, रियो वायरस में है या पादप वायरस है। तो देखिए कुछ वायरस हैं जैसे पादप वायरस है, रियो वायरस है, इनमें आज भी जो न्यूक्लिक जो अनुवांशिक पदार्थ है वो आरएनए ही होता है। क्या अनुवांशिक पदार्थ आरएनए होता है। जबकि जो बड़े जीव हैं, जितने सारे बड़े जीव हैं, बड़े जीव में क्या हो गया, जैसे कुत्ते हो गए, मनुष्य हो गया, गाय भैंसे हो गए, ये सब बड़े जीव हैं,
तो इनका आनुवांशिक पदार्थ कौन सा है? इनका आनुवांशिक पदार्थ डीएनए है। ठीक है, अब जानते हैं कि आखिर आरएनए पहले आनुवांशिक पदार्थ था, तो फिर आज के समय में जो डीएनए है वो आनुवांशिक पदार्थ कैसे हो गया? इससे पहले जानते हैं कि डीएनए आखिर किस चीज से मिलकर के बना होता है। तो देखिए आरएनए जैसे डीएनए बना होता है, सेम आरएनए भी वैसे ही बना रहता है। ये भी राइबोस शर्करा होता है, इसमें भी राइबोस शर्करा होता है। ठीक है, राइबोस शर्करा और नाइट्रोजनी बेस होता है, यानी आरएनए किससे बना होता है? नाइट्रोजनी बेस या बेस को आप कहिए क्षार। ठीक है, क्षार से बने होते हैं। इसमें जो नाइट्रोजनी क्षार होते हैं ये भी 4 तरह के होता है। इसमें होता है एडेनिन, देखिए सारा कुछ वही होता है। आरएनए और डीएनए में अंतर क्या है कि इसमें देखिए 4 नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते थे, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन। जबकि आरएनए में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन तो पाए जाते हैं, लेकिन थाइमिन के जगह पे इसमें यूरेसिल पाया जाता है। यही मेन अंतर है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? थाइमिन की जगह पे यूरेसिल पाया जाता है। दूसरा अंतर क्या है? देखिए जो डीएनए होता है यह डबल 2 धागे वाली संरचना है। ठीक है, यानी डबल हेलिक्स वाली संरचना है, जबकि जो आरएनए होता है वह सिंगल हेलिक्स वाली संरचना है, ऐसे वो डबल नहीं रहता है। तो आरएनए एक लड़ीय संरचना है, जबकि डीएनए द्विलड़ीय संरचना है। तो बाद में क्या हुआ कि पहले तो आनुवांशिक पदार्थ यही था। क्या था आनुवांशिक पदार्थ? पहले आरएनए। बाद में जब जैसे जैसे जीव विकसित हुए तो उनमें जो ये आरएनए है यहाँ से ये डीएनए में ट्रांसफॉर्म हो गया और वही आज का ये डीएनए बना लिया। ठीक है, तो आज आनुवांशिक पदार्थ जो जितने सारे बड़े जीव हैं उसमें डीएनए होता है, और जो अभी भी कुछ वायरस हैं उसमें आरएनए होता है। जैसे अभी हाल फिलहाल में आप जान रहे हैं कोरोना आया है, कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस है, इनमें भी आनुवांशिक पदार्थ आरएनए है। ठीक है, आरएनए है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये बहुत ही छोटे होते हैं और ये अल्प विकसित होते हैं। ठीक है, इसलिए इसमें जो आनुवांशिक पदार्थ होता है वो आरएनए होता है। ठीक है, अब आते हैं आरएनए का काम क्या है। तो देखिए आरएनए कुछ जीवों में तो आनुवांशिक पदार्थ का काम करता है। ठीक है, और कुछ जीवों में क्या करता है? प्रोटीन संश्लेषण करता है। यानी आरएनए जिस जीव में डीएनए नहीं होता है उस जीव में आरएनए आनुवांशिक पदार्थ का काम करता है, और जिसमें डीएनए होता है उसमें यह प्रोटीन संश्लेषण करता है। जिसमें डीएनए होता है उसमें ये क्या करता है? तो प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। अच्छा, मैं उस समय से बता रहा हूं अनुवांशिक पदार्थ, यहाँ पे अनुवांशिक पदार्थ। आखिर अनुवांशिक पदार्थ होता क्या है? मैंने पिछले वीडियो में अपने बताया है कि अनुवांशिक पदार्थ क्या होता है। चलिए मैं फिर से बताता हूँ थोड़ा सा शॉर्ट में। पहले मैंने डिटेल में बताया है कि वैसे पदार्थ जो अनुवांशिक सूचनाओं को पीढ़ी दर पीढ़ी लेकर जाते हैं, या अनुवांशिक पदार्थ वे होते हैं जो अनुवांशिक सूचनाओं को पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित करते हैं, उन्हें अनुवांशिक पदार्थ कहते हैं। यानी जितने सारे लक्षण हैं, एक जीव के लक्षण दूसरे जीव में जाते हैं, जैसे माता पिता के जो लक्षण हैं उसके बच्चे में चले जाते हैं, वो किसके कारण होता है? तो वो इसलिए होता है क्योंकि अनुवांशिक पदार्थ होते हैं वे उनकी सारे लक्षणों को, उनके सारी सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में लेकर के चले जाते हैं। इसीलिए आप देखे होंगे कि जैसे डॉग का बच्चा है, अगर कुत्ता का बच्चा है तो कुत्ते जैसा ही होगा, बिल्ली का है तो बिल्ली जैसा होगा, क्योंकि जो अनुवांशिक पदार्थ है वही सभी सूचनाओं को अगले पीढ़ी में लेकर के जाते हैं। तो आप ये जान गए आरएनए और डीएनए में क्या अंतर है, आरएनए क्या होता है, सारा कुछ जान गए। अब चलिए जानते हैं आरएनए के टाइप के बारे में। ठीक है, तो इसको मैं पहले थोड़ा सा मिटा लेता हूँ, फिर बताता हूँ कि आरएनए का कौन कौन सा टाइप है और वो सब कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, कहाँ पाए जाते हैं, कौन से कार्य करते हैं, यह सभी भी जानना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस बीच अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप इसको लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल सही समय पे मिले। तो चलिए जानते हैं कि आरएनए का कौन कौन सा टाइप होता है। तो देखिए आरएनए 3 टाइप का होता है। ठीक है, आरएनए 3 टाइप का होता है। कौन कौन है? तो पहला है mRNA, दूसरा है tRNA और तीसरा है rRNA। ठीक है, तो आरएनए 3 तरह के पाए जाते हैं। ठीक है,
बस फिलहाल तीनों जान लीजिए कि इतना ही जान लीजिए कि आरएनए कितने प्रकार के पाए जाते हैं, 3 प्रकार के पाए जाते हैं। अच्छा, इनको बताने से पहले मैं थोड़ा सा आपको पीछे का कुछ याद दिलाना चाहूंगा। ये मान लीजिए कोशिका है, आपने कोशिका की संरचना जरूर पढ़ी होगी। तो देखिए ये कोशिका है, आपको पता है कोशिका के बाहर ये कोशिका झिल्ली है, कोशिका झिल्ली के अंदर यहाँ पे क्या होता है, केंद्रक होता है, और केंद्रक के चारों ओर क्या होता है, कोशिका द्रव्य होता है। केंद्रक के अंदर गुणसूत्र पाए जाते हैं जिसमें डीएनए रहता है। तो मान लीजिए कि ये सारा डीएनए है और गुणसूत्र है अंदर। केंद्रक के बाहर आपको पता होगा कि अंतर्द्रव्य जालिका रहती है, ठीक है, ऐसे अंतर्द्रव्य जालिका दोनों तरफ से रहती है। और अंतर्द्रव्य जालिका भी 2 तरह की होती है, एक होती है चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका, दूसरी होती है खुरदुरी अंतर्द्रव्य जालिका। अच्छा, खुरदुरी अंतर्द्रव्य जालिका किसको कहते हैं, तो वह अंतर्द्रव्य जालिका जिसपे राइबोसोम बैठे होता है, वह अंतर्द्रव्य जालिका जिसपे राइबोसोम बैठे होते हैं उसे कहते हैं खुरदुरी अंतर्द्रव्य जालिका, और जिसपे राइबोसोम नहीं होते हैं उसे कहते हैं चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका। तो यहाँ देखिए ये खुरदुरी अंतर्द्रव्य जालिका है, और यहाँ मैंने जो डॉट डॉट बनाया है ये क्या है, ये सभी राइबोसोम है। मैं ऊपर लिखता हूँ, ये सभी क्या है, राइबोसोम है, राइबोसोम। अब यहाँ से समझिएगा, मैं थोड़ा सा शॉर्ट में आपको पहले बताता हूँ कि देखिए जो mRNA है वो कैसे होता है, तो ये डीएनए द्वारा संश्लेषित होता है। डीएनए द्वारा संश्लेषित होने का मतलब क्या है कि यह डीएनए से बनता है, ठीक है। और ये मान लीजिए कि यहाँ पे हमारे पास ये डीएनए था, मैं मिटाता हूँ थोड़ा सा, और ये मान लीजिए कि ये डीएनए है, यहाँ से संश्लेषित हुआ mRNA, तो यह क्या होता है, केंद्रक से निकल करके यानी डीएनए से निकल करके कोशिका द्रव्य में आ जाता है, ठीक है। तो जो mRNA वो कहाँ पे होता है, तो डीएनए से संश्लेषित होता है और कोशिका द्रव्य में आ जाता है। टीआरएनए कोशिका द्रव्य में रहता है, और जो आरआरएनए है यह राइबोसोम से जुड़े होते हैं। इसको थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं बाद में, चलिए मैं बारी बारी से बताता हूँ। जो पहला है mRNA। अब इसको mRNA को हम लोग संदेशवाहक आरएनए भी कहते हैं, संदेशवाहक आरएनए, ठीक है। तो mRNA को संदेशवाहक आरएनए कहते हैं। क्यों संदेशवाहक आरएनए कहते हैं, क्योंकि mRNA क्या करता है कि डीएनए से संश्लेषित होने के बाद आनुवांशिक सूचनाओं को लेकर के कोशिका द्रव्य में पहुंच जाता है। ध्यान दीजिए इस बात को, क्या करता है, डीएनए से संश्लेषित होने के बाद आनुवांशिक सूचनाओं को लेकर के कोशिका द्रव्य में पहुंच जाता है। चूंकि यह आनुवांशिक सूचनाओं को ढोता है, इसलिए इसे संदेशवाहक आरएनए भी कहते हैं, या फिर मैसेंजर आरएनए, इंग्लिश में उसका मतलब वही हुआ, ठीक है। तो जान गए mRNA को संदेशवाहक आरएनए कहते हैं क्योंकि यह आनुवांशिक सूचनाओं को ढोता है। यह कहां से कहां तक ढोता है, तो आनुवांशिक सूचनाओं को डीएनए से कोशिका द्रव्य तक लेकर के जाता है, ठीक है, यानी राइबोसोम तक पहुंचाता है। अच्छा, एक कोशिका में यह कितना होता है ये जान लेते हैं। देखिए पूरी कोशिका में जितने भी आरएनए होते हैं उसका 5 से 10%, एक कोशिका में जितना भी आरएनए होता है उसका 5 से 10% mRNA होता है, ठीक है। और इसका आणविक भार 5 लाख से लेकर 20 लाख के बीच होता है, ठीक है। इसका आणविक भार 5 लाख से लेकर के 20 लाख के बीच होता है। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले, या इसमें इतना ही जानना है, अगले यानी टीआरएनए के पास। तो टीआरएनए को हम लोग स्थानांतरण आरएनए या फिर ट्रांसफर आरएनए कहते हैं। स्थानांतरण आरएनए, ठीक है, तो इसको कहते हैं हम लोग स्थानांतरण आरएनए या फिर टीआरएनए यानी ट्रांसफर आरएनए। इसको ट्रांसफर आरएनए क्यों कहते हैं, तो इसमें जानिए कि जो टीआरएनए है यह कोशिका द्रव्य में, ये जो कोशिका द्रव्य है ये पूरा कोशिका द्रव्य है। टीआरएनए कोशिका द्रव्य में अमीनो अम्ल जो मौजूद रहता है ना उनको ढोता है। क्या करता है, टीआरएनए कोशिका द्रव्य में मौजूद अमीनो अम्ल को ढोता है, इसलिए इसको ट्रांसफर आरएनए कहता है, यानी या स्थानांतरण करता है। अब जो अमीनो अम्ल है उनसे प्रोटीन संश्लेषण होता है, तो ये क्या करता है, अमीनो अम्ल को पकड़ करके ले जाता है किसके पास,
राइबोसोम के पास। तो ऐसे ध्यान दीजिएगा कि जो टीआरएनए है वो अमीनो अम्ल का स्थानांतरण करता है। टीआरएनए अमीनो अम्ल का स्थानांतरण करता है, इसलिए इसे स्थानांतरण आरएनए भी कहते हैं। और यह अमीनो अम्लों को यानी कोशिका द्रव्य में बिखरे अमीनो अम्लों को राइबोसोम तक ले जाता है। ये पूरा कोशिका द्रव्य है, इसमें जहां जहां अमीनो अम्ल होगा यानी एमिनो एसिड होगा उसको पकड़ करके कहां तक ले जाएगा, राइबोसोम तक ले जाएगा, इसलिए इसको स्थानांतरण आरएनए कहता है। ठीक है, ये क्या करता है, स्थानांतरण करता है। और एक चीज और याद रखिएगा, एक अमीनो अम्ल को ढोने के लिए एक टीआरएनए की आवश्यकता होती है। एक अमीनो अम्ल को ढोने के लिए एक टीआरएनए की आवश्यकता होती है, यानी अगर 10 अमीनो अम्ल को ढोना है तो 10 टीआरएनए की आवश्यकता होगी। इसलिए एक कोशिका में उतने ही टीआरएनए होते हैं, एक कोशिका में उतने ही टीआरएनए होते हैं जितना उसमें अमीनो अम्ल होता है। ठीक है, या ऐसे कहें जितने अमीनो अम्ल होते हैं उतना ही टीआरएनए होते हैं, क्योंकि एक अमीनो अम्ल को ढोने के लिए एक टीआरएनए चाहिए। अगर 20 अमीनो अम्ल है तो उसको ढोने के लिए 20 टीआरएनए की आवश्यकता होती है। अच्छा, यह कितना होता है, तो यह संख्या में इसकी बात करें तो यह 25,000 से लेकर के 40,000 के बीच रहता है। इसका आणविक भार जो होता है 25,000 से लेकर के 40,000 के बीच होता है। दूसरा चीज, एक कोशिका में जितना भी अमीनो अम्ल होता है, एक कोशिका में जितना भी आरएनए होता है, एक कोशिका में जितना भी आरएनए होता है उसका 10 से 15% भाग क्या रहता है, अमीनो अम्ल रहता है। तीनों मिलाकर के 100% होंगे। 5-10% हो गया कौन, एमआरएनए, 10 से 15% हो गया टीआरएनए, और जो आरआरएनए होता है ये लगभग 80% होता है। ठीक है, अब इसी के बारे में जानना है, आरआरएनए। चलिए जानते हैं आरआरएनए क्या होता है। तो इसका नाम ही है राइबोसोमल आरएनए। क्या नाम है, राइबोसोमल आरएनए। और ये कहाँ पे होता है, तो राइबोसोम से सटा रहता है। ये राइबोसोम है पूरे, इसी से सटा रहता है, राइबोसोम से ही यह सटा रहता है। तो राइबोसोमल आरएनए राइबोसोम से सटा रहता है और यह प्रोटीन का संश्लेषण करता है। क्या करता है, राइबोसोमल आरएनए राइबोसोम से सटा होता है और प्रोटीन का संश्लेषण करता है। कैसे, तो एमआरएनए उसको सूचना दे दिया कि किस प्रोटीन का संश्लेषण करना है, और टीआरएनए अमीनो अम्ल को पकड़ के ले जाता है, और ये क्या करता है, अनुवांशिक सूचना के हिसाब से अमीनो अम्ल का यूज करके प्रोटीन बना देता है। ठीक है, तो आरएनए का यही काम है। और पूछा जाए सबसे स्थिर आरएनए यही होता है, सबसे स्थिर आरएनए आरआरएनए होता है, क्योंकि आराम से पकड़ा हुआ रहता है राइबोसोम का। एक कोशिका में कितना होता है, तो मैंने बताया 80%, लगभग एक कोशिका में जितने भी आरएनए होते हैं उसका 80% भाग आरआरएनए से भरा हुआ रहता है। ठीक है, इसका आणविक भार कितना होता है, तो इसका आणविक भार 40,000 से लेकर और 10 लाख के बीच होता है। ठीक है, इसका आणविक भार 40,000 से लेकर के 10 लाख के बीच होता है। तो ये था आरएनए, इसका टाइप और उसके कार्य और कहाँ कहाँ वे पाए जाते हैं, ये सारा कुछ। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में अच्छे से आया होगा। अगर कोई कंफ्यूजन रह गया हो तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं उसको जरूर बताऊंगा। यह वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। कोई सुझाव या शिकायत हो उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।